मई के स्टार्टिंग में मणिपुर में जो घटना हुई थी ना, जिसमें 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया था और बाद में उनका गैंगरेप हुआ, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हालांकि बाद में देश को पता लगा इस इंसिडेंट के बारे में, उबाल आया पूरे देश में, कार्रवाई हुई, लेकिन पहले एक प्रकार से दबाने की कोशिश की गई इस मामले को। लेकिन देखो, राजस्थान के एक आईपीएस ने ना बहुत अच्छा काम किया। इसी प्रकार की ना एक वीडियो राजस्थान में वायरल हुई थी जिसमें कुछ एक महिला को निवस्त्र करके पीटा जा रहा था। तो ये वीडियो मिली प्रतापगढ़ जिले के एसपी अमित कुमार बुडनिया को। हालांकि मामला मीडिया में नहीं आया था। मणिपुर मामले में तो मीडिया में जब वीडियो वायरल हुई तब जाके कार्रवाई हुई थी, लेकिन राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के जो एसपी है ना, अमित कुमार बुडनिया को यह वीडियो मिली थी जिसमें एक महिला को निवस्त्र करके पीटा जा रहा था। तो मामले को मीडिया में आने से पहले ही इन्होंने कई सारी टीमों का गठन किया। आधी रात तक टीमें जो थी वो ढूंढती रहीं। वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं कहाँ के हैं पता लग गया था, इन्हीं के जिले के हैं, लेकिन लोगों को ढूंढने में पूरा टाइम लगा दिया गया। बाद में टीम्स की संख्या बढ़ा के 32 कर दी गई। ये खुद मौके पर पहुंचे डीसी को लेके वहां पर, और आखिरकार वीडियो में जो परपिट्रेटर्स दिख रहे थे ना, उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। आमतौर पर देखो होता ऐसा है कि इस प्रकार के मामलों को ना कई बार दबा दिया जाता है, या फिर ऊपर से जब तक प्रेशर नहीं आता, मीडिया का प्रेशर नहीं आता, तब तक छानबीन स्टार्ट नहीं की जाती। लेकिन इन्होंने इतना जल्दी कार्रवाई की, जैसे ही वीडियो इनके पास पहुंची 32 टीम्स गठित की गई। तो इन्होंने जो अच्छा काम किया ना, इसकी तारीफ नेशनल वुमेन कमीशन, राजस्थान की जो वुमेन कमीशन की बॉडी है, हर जगह इनकी तारीफ हो रही है। ऐसे ही सभी ऑफिसर्स को होना चाहिए। इनका काम है, ड्यूटी है, जहां पर भी क्राइम सामने आए उसको छानबीन करे प्रॉपर ढंग से, और जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आमतौर पे होता यह है, ढीली ढाली अप्रोच देखने को मिलती है। जब तक प्रेशर नहीं आता, एक्शन नहीं लिया जाता। एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट किया गया अमित कुमार बुडनिया के द्वारा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का। डेट आज की 20 सितंबर 2023 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन रहने वाली है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, काफ़ी चर्चा हो रही है इस कॉरिडोर की, लेकिन आज इसे हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल से। इसके अलावा बीमा सुगम स्कीम हम डिस्कस करेंगे। यूं कहा जा रहा है कि बीमा सुगम का आना इंश्योरेंस सेक्टर में एक प्रकार से इंडिया के लिए यूपीआई मूवमेंट है ये। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से संबंधित है, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, इस बार का G20 का समिट जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था ना, इस दौरान कई सारे देशों के बीच एक एमओयू साइन हुआ। यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के बीच में एमओयू साइन हुआ एक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाम ध्यान से देख लीजिए। देखो, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। जब तक देखो स्वेज कैनल का आविष्कार नहीं हुआ था ना 1869 में, मान लीजिए इंडिया से सामान भेजना होता यूरोप में, कैसे भेजा जाता था? पूरा घूम के जाना पड़ता था। इंडिया से पूरा अफ्रीका पार करके पूरा घूम के यूरोप में सामान भेजा जा सकता था, क्योंकि यही अवेलेबल रूट था, बेस्ट रूट यही था। उस समय बीच में ये स्वेज कैनल नहीं बनी थी, रास्ता नहीं था, ये शॉर्टकट नहीं था उस समय। बट 1869 में जब स्वेज नहर ओपन हो गई, फिर तो ये शॉर्टकट मिल गया सामान भेजने के लिए यूरोप में। बहुत सारा डिस्टेंस बच गया। पहले डिस्टेंस हुआ करता था 19,800 किलोमीटर का, और ये शॉर्टकट मिल गया स्वेज कैनल के थ्रू, तो डिस्टेंस रह गया सिर्फ 11,600 किलोमीटर। बट देखो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ना, इंडिया को लगने लगा, ये महसूस हुआ कि यार ये रूट भी बहुत लंबा है। स्वेज कैनल में ना बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है, बहुत सारे शिप्स की वेटिंग टाइम वहाँ पे चलती है। इस नहर को क्रॉस करने के लिए बहुत भीड़ लगती है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। तो इंडिया को लगने लगा कि यार ये रूट भी बहुत लंबा है, काश कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिसकी सहायता से यूरोप में आसानी से सामान भेजा जा सके, वहाँ से सामान को इंपोर्ट किया जा सके। चूँकि इंडिया के रशिया के साथ रिश्ते अच्छे हैं, एक और रूट प्रपोज किया गया था कुछ साल पहले, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये लाल रंग में जो आप देख रहे हो ना, ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर की खास बात ये है,
सामान को ना मेडिटेरेनियन सी के थ्रू नहीं भेजना। ये नीले वाला रूट जो है वो लंबा था, लेकिन इसमें ना सामान को भेजा जाएगा पहले ईरान में। ईरान में बंदराबास पोर्ट है, वैसे छबार पोर्ट भी इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, जो ग्वादार पोर्ट से सिर्फ 70 किलोमीटर के दूरी पर है। और ये ग्वादार पोर्ट है, ये चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान में। उसके बाद इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में ईरान के बाद सामान जाएगा सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया। हालांकि देखो, ये कॉरिडोर ना अभी तक ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं यूएसए के। एक लेवल से ज़्यादा इंडिया ईरान के साथ दोस्ती नहीं रख सकता। वैसे रिलेशन खराब नहीं है इंडिया के ईरान के साथ, बट यूएसए के सैंक्शंस के चलते ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया ईरान से नहीं कर सकता। दूसरा, अभी तो वैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी चल रहा है, लेकिन युद्ध को स्टार्ट हुए तो अभी 2 के आसपास साल हुए होंगे, बट ये कॉरिडोर तो बहुत पुराना है। लेकिन देखो, पॉइंट ये है, ये कॉरिडोर इतना सफल नहीं हो उसका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बट अब G20 के समिट के दौरान ना इन देशों ने एक MOU साइन किया। इन सभी देशों ने, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों ने एक MOU साइन किया कि हम मिलके एक नया कॉरिडोर बनाते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर है ना, इसका क्या रूट होगा वो आप देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा जानने में। अभी तक इंडिया से जो भी सामान जाता था ज़्यादातर इस रूट के थ्रू जाता था ना, कि स्वेज कैनल से होके मेडिटेरेनियन सी, इस प्रकार से। लेकिन ये जो नया कॉरिडोर प्रपोज किया गया है ना, इसमें कहा गया क्यों ना सामान डायरेक्ट भेजा जाए यार, इतना घूम के क्यों भेजना है। आप बोलोगे लैंड रूट के थ्रू क्या? जी हां, लैंड रूट के थ्रू। यहां से यूएई से सीधा रेल नेटवर्क इजराइल तक, सीधा डायरेक्ट रूट, टाइम बचेगा 30%। उसके बाद यहां पे देखिए, इजराइल से फिर सीधा इटली, जर्मनी, फ्रांस। यह सबसे शॉर्टकट रूट है जो नया अभी प्रपोज किया गया है। 3 रीजन्स को इंटीग्रेट करता है। साउथ एशिया, इंडिया साउथ एशिया में है, उसके बाद मिडिल ईस्ट, और उसके बाद यूरोप। इन तीनों रीजन्स को जबरदस्त ढंग से इंटीग्रेट करता है ये जो नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रपोज किया गया है। मैं एक बार सब कुछ मिटा देता हूं ताकि आपको आसानी से फिर से पिक्चर क्लियर हो जाए। यहां से देखो, सामान जाएगा यूएई तक शिप्स के थ्रू, जहाज के थ्रू। बाद में यूएई से लेके मिडिल ईस्ट में कई सारे देश आएंगे, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल। यहां तक एक रेल नेटवर्क लाइन हो जबरदस्त वाली, कंटेनर्स के थ्रू सामान जाएगा ट्रेन्स में। उसके बाद यहां पे इजराइल के पोर्ट से फिर से सामान उतरेगा और फिर से शिप्स पर लोड होकर सामान आगे जाएगा यूरोप के अलग अलग देशों में। सबसे शॉर्टकट रूट है ये। अब इसमें देखो, एक इस पूरे कॉरिडोर में ना, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो है ईस्ट कॉरिडोर, इंडिया से लेके अरेबियन गल्फ तक का जो रूट है ना, इसे आप बोल सकते हो ईस्ट कॉरिडोर। आप यहां पर देख लीजिए, एक है ईस्ट कॉरिडोर और आगे का है नॉर्थ कॉरिडोर। बस डिवाइड करने के लिए डिवाइड कर दिया कि अरेबियन गल्फ से लेके यूरोप तक का नॉर्थ कॉरिडोर, और अरेबियन गल्फ से इंडिया तक का जो कॉरिडोर है ये है ईस्ट कॉरिडोर। अब ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर में पूरा जो रूट है, रूट में इलेक्ट्रिक केबल बिछाई जाएगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन होगी, एक हाई स्पीड डेटा केबल भी इस्टेब्लिश की जाएगी। आप बोलोगे ये सब क्यों? ये सब देखो इसलिए क्योंकि पूरे रूट के थ्रू एनर्जी का ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड, इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना एक देश के द्वारा दूसरे देश को, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। ट्रेड और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो, फायदा सिर्फ इन देशों को नहीं होगा जो इस एमओयू में शामिल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब जैसे नेपाल है, नेपाल की कोई चीज फेमस है, नेपाल उस चीज को बेचना चाहता है यूरोप में, तो वो चीज पहले नेपाल से इंडिया में आएगी और बाद में इस रूट के थ्रू आसानी से यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच जाएगी। तो पूरे रीजन को फायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो देश जो इस एमओयू में शामिल हैं उनको होगा, पूरा यूरोप, मतलब इन 3 मेजर कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके आसपास के देशों को, इंडिया के आसपास के देशों को, पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, सबको फायदा होगा इस रूट का। ये कुछ फेमस पोर्ट्स हैं जो इस रूट में कवर होंगे।
यूपीएससी ना इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, जैसे यूएई के आगे लिख दिया जाबेल अली, उसके बाद में ये जो सऊदी अरेबिया का पोर्ट है हरद, उस सऊदी अरेबिया के आगे लिख दिया हरद, फिर ऐसे 3-4 पेयर बना देगा और फिर पूछ लेगा यूपीएससी कि इनमें से कितने पेयर्स सही हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछता है। तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, आर्टिकल के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा। अब देखो एक एंगल यहां पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी है। चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में। इस इनिशिएटिव में ना चाइना भी इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में। ये पूरा फैला हुआ पूरे वर्ल्ड में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। चाइना के इस इनिशिएटिव का ना काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। चाइना इस इनिशिएटिव के तहत अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पोर्ट्स, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहा है। इसके लिए चाइना लोन देता है, जैसे श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान को दिया। तो क्रिटिसिज्म ये है कि विभिन्न देश ना चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। बीआरआई चाइना का मकसद ये है इस इनिशिएटिव के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना, लेकिन यूएस ऐसा नहीं चाहता। तो यूएस ने ना 2021 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था चाइना के बीआरआई को काउंटर करने के लिए, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये इनिशिएटिव यूएसए ने लॉन्च किया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड 2021 में। इसको रीनेम कर दिया गया 2022 में एक नए नाम के साथ। नया नाम था पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे सर क्या इतने इतने नाम ले रहे हो आप? देखो सिंपल भाषा में बताता हूं। चाइना का बीआरआई इनिशिएटिव है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करना चाहता है इस इनिशिएटिव के थ्रू। इसको काउंटर करने के लिए 2022 में यूएसए का और वेस्टर्न कंट्रीज का एक इनिशिएटिव आया, पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII। PGII जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक अल्टरनेटिव इनिशिएटिव है चाइना के बीआरआई के अगेंस्ट, जिसका मकसद था जो डेवलपिंग या फिर गरीब देश हैं उनको चाइना के इन्फ्लुएंस में जाने से रोका जा सके। चाइना उनको लालच देता है कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे बीआरआई के तहत, तो गरीब देशों को चाइना के पाले में जाने से रोका जा सके। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो नया कॉरिडोर है ना अपना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज के इसी PGII इनिशिएटिव के अंतर्गत। समझ गए? इसीलिए इस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाइना का बीआरआई का अल्टरनेटिव माना जा रहा है। यह मेन पॉइंट है। अब देखो इसमें और बहुत सारे फायदे होंगे इस इनिशिएटिव के इस्टेब्लिश होने के, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। सिंपल पॉइंट्स हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, जैसे देखो इस इनिशिएटिव में सऊदी अरेबिया भी है, इजराइल भी है, जिसके रिश्ते अच्छे नहीं है वैसे, तो इनिशिएटिव में एक साथ आए हैं तो रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे। मिडिल ईस्ट में वैसे यूएसए फिर से साबित करना चाहता है कि हमारा जो ध्यान है मिडिल ईस्ट पे अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हम मिडिल ईस्ट को छोड़ के चले गए हैं। यूएसए थोड़ा इनसिक्योर फील करता है क्योंकि ना मिडिल ईस्ट में चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में समझौता करवाया था कुछ दिनों पहले। तो यूएसए को फोमो क्रिएट हो रहा है कि यार चाइना यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज कर रहा है। तो इस कॉरिडोर के इस्टेब्लिश होने के साथ यूएसए दिखाना चाहता है कि मिडिल ईस्ट को छोड़ के हम गए नहीं हैं, इस एरिया में हमारा अभी भी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, इस पूरे रीजन को इंटीग्रेट करेगा ये नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाइना के बीआरआई को काउंटर करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो अपनी दादागिरी करता है, इंडिया के साथ पाकिस्तान लगता है, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया सामान नहीं भेज सकता। इवन अफगानिस्तान में भी सामान भेजना है ना तो पाकिस्तान नहीं जाने देता। तो पाकिस्तान को भी अब समझ में आ जाएगा कि इंडिया को आपकी जरूरत है ही नहीं, इंडिया के पास इतना जबरदस्त कॉरिडोर है। नेक्स्ट देखो आने वाले समय में ना अफ्रीका तक भी इस कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जा सकता है। एक ब्रांच निकाली जा सकती है इस कॉरिडोर से अफ्रीका के थ्रू। तो फिर अफ्रीका के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा इस पूरे ट्रेड रूट के थ्रू, जॉब्स जनरेट होगी, ट्रेड ज़्यादा होगा, पैसों की बचत होगी, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा, ट्रेड जल्दी होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इस्टेब्लिश होंगे इस ट्रेड रूट के थ्रू।
इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, मिडिल ईस्ट से एनर्जी परचेज करना, ऑयल वगैरह परचेज करना, गैस परचेज करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सारे फायदे हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखो अभी ना हम बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में पूरा रेल रूट के थ्रू सामान जाएगा, लेकिन पूरा रेल रूट अभी बना नहीं है। सामान मल्टीपल नेशंस के थ्रू जाएगा, कोऑर्डिनेशन में दिखते हैं अभी तो। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग देशों में स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। और जैसे शिप्स से सामान उतरेगा, रेल में लोड होगा, कंटेनर्स के बीच में स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब चीज़ों में दिक्कतें आएंगी। अभी लॉजिस्टिक चैलेंजेस को एड्रेस करना आसान नहीं होगा। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं, पैसे कौन लगाएगा इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। देखो लगाने वाले देश बहुत हैं, आप ये सारे देश देखोगे ना, यूएई, इसके अलावा यूएस, सऊदी अरेबिया, इन सब के पास पैसे हैं। इंडिया तो हालांकि फिस्कल डेफिसिट में चलता है, इन सब के पास पैसे हैं, बट आने वाले 2 महीने में क्लियर होगा कितना पैसे का खर्चा आएगा इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस्टेब्लिश होने में और कौन लगाएगा। और कंपटीशन भी है, जैसे टर्की ने बोला कि हमें नहीं इंक्लूड किया गया इस रूट में, हमें इंक्लूड किया जाना था। टर्की कहता है कि हम एक अल्टरनेटिव लेके आएंगे इस ट्रेड रूट का। इजिप्ट, जहां पे स्वेज कैनल है, इजिप्ट को बुरा लगेगा कि यार आप स्वेज कैनल का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, स्वेज कैनल तो हमारे देश से जाती है, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। कुल मिला के देखो लास्ट में बोला जा सकता है एक जबरदस्त एफर्ट है ट्रेड को और ज़्यादा इजी बनाने का इस पूरे रीजन में, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच में। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस करना जरूरी है और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बीच में भी बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। जैसे इजराइल है इस पूरे एमओयू में, और इजराइल आपको पता है एक प्रकार से पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में रिलेशंस खराब रहते हैं और वर्ल्ड में थोड़ा आइसोलेट होकर रहता है इजराइल, क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीन की ज़मीन पे कब्जा किया, ऐसा आरोप इजराइल के ऊपर लगता है। तो मतलब पॉइंट ये है जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ है ना, उनको भी एड्रेस करना जरूरी है इस प्रोजेक्ट को पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल बीमा सुगम से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस अथॉरिटी का काम है हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनीज के काम को रेगुलेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदें, इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत आएँ, ये इंश्योर करना। अब ना ये बॉडी एक पोर्टल इस्टेब्लिश करेगी बीमा सुगम। बीमा सुगम जो है ना वो एक प्रकार से ना देश के लिए फिर से एक यूपीआई मूवमेंट होगी। जैसे देखो यूपीआई लॉन्च हुआ था और आज आपको पता है इवन छोटे से छोटा रेडी वाला, सब्जी वाला, सब यूपीआई को यूज करते हैं। तो जैसे यूपीआई का आना एक प्रकार से एक क्रांति साबित हुआ, रेवोल्यूशन साबित हुआ पेमेंट सिस्टम में, उसी प्रकार से बीमा सुगम जब ये पोर्टल आएगा ना, ये भी एक प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांति लेकर आएगा। ये जो पोर्टल होगा ना, शुरुआत में इस पर 85 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन अब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब ये पोर्टल आएगा तो इस पोर्टल पे मतलब बहुत सारी इंश्योरेंस होते हैं, आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, फसलों का इंश्योरेंस, अनेकों प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। अभी क्या सिस्टम है कि यूजर्स को ना अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट्स को देखना पड़ता है कि मुझे ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। उसे अंदाज़ा नहीं लग पाता कि कहाँ पे सस्ती मिल रही है, कहाँ पे महंगी मिल रही है, कौन सी पॉलिसी में क्या क्या कंपोनेंट शामिल है, क्या नहीं शामिल है। जब ये पोर्टल बन जाएगा ना बीमा सुगम, सारी की सारी जो पॉलिसीज है ना एक ही पोर्टल पे मिल सकेंगी किसी भी यूजर को। और उस यूजर ने, जिन यूजर्स ने रजिस्टर किया है ना इस पोर्टल पे, मान लीजिए महेश ने अपने आप को बीमा सुगम की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लिया है, तो उसके बाद महेश जिस भी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेगा ना, वो इस वेबसाइट के अकाउंट में आ जाएंगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अभी किसी पर्सन का ना डीमेट अकाउंट ओपन होता है। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करता है ना, चाहे आईसीआईसीआई के, एचडीएफसी के, रिलायंस के, अदानी के, वो उस डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं अपने आप। यानी सभी शेयर्स को स्टोर करने का एक अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट,
उसी प्रकार से सभी प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज को स्टोर करने का अकाउंट होगा, जो अकाउंट होगा इस बीमा सुगम वेबसाइट पर। झंझट ही खत्म हो गया। पुराने समय में आप देखते हो ना, खास करके मिडिल क्लास फैमिलीज में पुरानी कोई अटैची या बैग में बहुत सारे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हम सब लोग संभाल के रखते हैं, हमारे पेरेंट्स संभाल के रखते हैं, समय समय पर उन्हें चेक करते रहते हैं कौन सी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है, कौन सी बाकी है। सब झंझट खत्म हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा सिस्टम पूरी तरह से। ये बीमा सुगम पे अकाउंट ओपन होगा, सारी की सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक्सेस किया जा सकता है इस अकाउंट को एक्सेस करके। और भी अनेकों फायदे होंगे। फायदे जैसे कि देखो, चूंकि सारा सिस्टम कैशलेस चलेगा, इंटरमीडियरी नहीं रहेगा, तो पॉलिसी सस्ती मिलेगी। अभी क्या होता है कि एजेंट्स जो होते हैं बीच में काफ़ी कमीशन ले लेते हैं, इस वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटिवली महंगी मिलती है। बट बीमा सुगम जब आ जाएगा तो पॉलिसी सस्ती मिलेंगी, क्योंकि एजेंट्स जो बिचौलिए होते हैं उनका रोल खत्म हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए IRDAI ने अभी हाल ही में एक कमेटी अपॉइंट की है, ताकि अच्छे से इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। वैसे देखो, ये प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हो गया है। पहले ये स्टार्ट होना था, मतलब वेबसाइट स्टार्ट होनी थी जनवरी 2023 में, फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया 1 अगस्त। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है जून 2024। ये जो वेबसाइट बनेगी ना, पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का शेयर होगा 47.5%, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का शेयर भी होगा 47.5%, इसके अलावा ब्रोकर्स का शेयर होगा 2.5% और एजेंट बॉडीज का शेयर होगा 2.5%। एक बार जब देखो ये पोर्टल इस्टेब्लिश हो जाएगा तो देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा। देखो, एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में ना 80% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ, इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। बट फिर भी सिर्फ 6% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इंश्योरेंस से कवर्ड हैं। तो इसलिए अगर चीज़ों को सरकार आसान बनाती है ना जनता के लिए, तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे देश में और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये अच्छी बात है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बीमा सुगम से संबंधित। चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से संबंधित ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, किसी भी देश में ना इकोनॉमिक ग्रोथ का पता आपको लगाना है ना, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसा है उस देश में। जिस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का प्रोजेक्शन ये है, 2031-32 आते आते हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है ना 1.8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 2031-32 में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमारे देश में रहेगा 1700 से 1800 यूनिट के बीच में। 2017 में हमारे देश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम था एज कंपेरिजन टू दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं। हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो वादा किया है ना, जो कमिटमेंट की है, उसके अनुसार 2030 आते आते हमारे देश में 50% जो बिजली पैदा होगी ना, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा होगी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा होगी टोटल एनर्जी का 50%। अभी स्टेटस क्या है? अभी देखो, स्टेटस ये है, इंडिया टोटल 56.8% इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें से 50.7% इलेक्ट्रिसिटी तो कोल एंड लिग्नाइट से प्रोड्यूस करता है। बाकी टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में प्रोड्यूस होती है ना, 43% होती है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया का जो टारगेट है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में कि 2030 आते आते हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 50% प्रोड्यूस करना है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से। तो ये टारगेट तो इंडिया आसानी से अचीव कर लेगा, दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्टर। अभी देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में ना कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। सेंटर कई बार स्टेट्स को बोलता रहता है कि आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन करते हो, मतलब आप किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हो, किसानों को राहत पहुंचानी है तो दूसरे जरिए आप अपनाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री मत कीजिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। क्रॉस सब्सिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे हाउस होल्ड्स के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी या फिर बहुत सस्ती कर दी, जो नुकसान हुआ
उसकी भरपाई करने के लिए जो कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है ना, जैसे सोप्स इत्यादि हैं, कॉमर्शियल सोप्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को महंगा बेच दिया, तो इससे उद्योगों को नुकसान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है, देखो सरकार ने जो 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा था ना 2022 तक, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। यहां पे देखो गैप रह गया 91 गीगावाट का, और इसमें काफी सारे चैलेंजेस आए। क्यों नहीं ये टारगेट अचीव कर पाया 175 गीगावाट का इंडिया? लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आई, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ फंड कॉन्स्ट्रेंट्स आए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को फंड नहीं दिया टाइम पे। इन चैलेंजेस की वजह से इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका। अब नेक्स्ट चैलेंज है ट्रांसमिशन से संबंधित। इलेक्ट्रिसिटी जहां पे प्रोड्यूस होती है और वहां से अलग अलग इलाकों में ट्रांसमिट होती है, इसमें बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीरियस हर्डल है। कई बार तो देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट इस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन फायदा क्या जब वहां से इलेक्ट्रिसिटी दूसरे लोकेशंस पर ले जाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क ही नहीं है। बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को बीच में रोकना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं इस्टेब्लिश हुई। तो बिजली पैदा करके करोगे क्या जब उसको दूसरे लोकेशंस पे आप नहीं पहुंचा सकते? जैसे एग्जांपल के तौर पे ले में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बंद हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था वहां से जो बिजली पैदा होगी उसको दूसरे इलाकों में भेजने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन भी एक वीकेस्ट लिंक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो घाटे में चलती हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी हुआ है, जैसे दिल्ली में प्राइवेट कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, लेकिन ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है, सिर्फ कुछ ही शहरों में है। नेक्स्ट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डीकार्बनाइजेशन। इंडिया का एक टारगेट है 2030 आते आते 500 गीगावाट नॉन फॉसिल जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब इस टारगेट को अचीव करना है ना, तो 32 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोटेंशियल है हमारे देश में काफी ज्यादा है, लेकिन इसका अंडर यूटिलाइजेशन है। मतलब जिस रेट से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए ना, उस रेट से नहीं हो पा रही है। ये सारे सरकार के इनिशिएटिव्स हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से संबंधित। जरूर लिखना है आंसर, मतलब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित ये स्कीम है, हर घर बिजली पहुंचाने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 में लॉन्च किया गया था। 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का ये प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत ना डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सस्ते एनर्जी एफिशिएंट एलईडीज प्रोवाइड किए जाते हैं। उदय स्कीम है 2015 में लॉन्च की गई थी। डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज है ना, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए वे फॉरवर्ड में क्या क्या पॉइंट्स दिए जाते हैं। रेगुलेशन एंड पॉलिसी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, उनको ना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस को थोड़ी ऑटोनॉमी देनी चाहिए ताकि वो ठीक से काम कर सकें, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सकें। नेक्स्ट, अभी जो सब्सिडी स्ट्रक्चर है उसे इंप्रूव किया जाए। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो सब्सिडी देती हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, वो इसे रिकंसिडर करें, क्योंकि जो लॉस होता है फिर उसे लोन लेके भरा जाता है। ये जो सिस्टम चलता है ना, ठीक नहीं है। किसानों की हेल्प जरूरी है, लेकिन और माध्यम से किया जाए। फ्री चीज़ आप दोगे तो उस चीज़ की कदर नहीं होती। फ्री पानी है तो मर्जी कितना निकाला जाएगा, लेकिन अगर पैसे लगेंगे, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा दिया जाता है, तो किसानों को पता लगेगा कि इतना पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पैसे हमें मिल रहे हैं फ्री में, लेकिन पानी की कीमत है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन होना चाहिए। अभी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है दूर दूर के स्थानों पे, एक ग्रिड में भेजी जाती है, फिर उसके बाद दूर दूर की लोकेशंस पे भेजी जाती है। इससे अच्छा तो यही है ना कि लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, वहीं पे यूज हो जाए। तो डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फीडर्स हैं और दूसरे नॉर्मल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए फीडर्स हैं, उनका सेपरेशन होना जरूरी है। इससे पावर चोरी, ये सब चीज़ों को रोका जा सकता है। फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखो कोल पे डिपेंडेंस को कम करना है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंट मीटरिंग होनी चाहिए। एक स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट भी आया था कि अगर आप सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो ना, तो बेच भी सकते हो इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं वे फॉरवर्ड में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से संबंधित। अब क्वेश्चंस देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं।
आज के आर्टिकल के बेस पे आपको ये बताना है ये सारे पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। मुंद्रा पोर्ट, फुजैरा पोर्ट, रास अल खैर और हैफा पोर्ट कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देशों में हैं। देखो ये पोर्ट से संबंधित जो टॉपिक है ना यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट है। इस पे काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है पोर्ट से संबंधित। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। और इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आज देना है। 4 क्वेश्चंस के आंसर आज आपको देने हैं। सब पीवाईक्यू है, धीरे धीरे चलते जाएंगे, आपके पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। प्रपोज्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इसके पीछे क्या फैक्टर, क्या मोटिवेशन है, इम्पैक्ट क्या होगा रीजनल जियोपॉलिटिक्स पे, और क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर सी है। साइमन कमीशन में इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।